सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ऐसे हाथों उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए, पैरों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है। एक गहरी लंबी सांस और ऐसा समझना है कि मेरे अंदर सारी पॉजिटिविटी भरती जा रही है और सब नेगेटिविटी जैसे बाहर सांस छोड़ रही हूँ तो बाहर जा रही है। ऐसे 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। इन गहरी लंबी सांसें लेने के साथ ही हम अपने टिम्बजी पत्री जी को नमन करते हैं। माँ अवतार बाबा जी को नमस्कार है। हमारे अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान को नमस्कार है। संपूर्ण गुरुमंडल को नमस्कार है। माँ अवतार बाबा जी को नमस्कार है। सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार है। और हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल पिरामिड सभी को नमस्कार करते हुए आज हम पत्री जी के साथ ध्यान करेंगे मास्टर। तो पत्री जी का आह्वान करेंगे। सभी मास्टर जिन्हें हमने नमन किया है वो हमारे पास आए और हमारे साथ बैठ के हमारे ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाएं। सभी को मास्टर, सभी को हम आवाहन करते हैं और महसूस कीजिए कि सभी मास्टर, आपके स्पिरिचुअल गाइड, मास्टर एंजल और हमारे सभी मास्टर आपके पास आ चुके हैं और आपके साथ बैठ चुके हैं। उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कह दीजिए और उनको बोलिए कि आइए मेरी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाइए। तो इस तरह से मास्टर अपने आप को आती और जाती सांसों के साथ लगा दीजिए। कोई भी सांस आपकी जागरूकता से छूटे ना। एक एक सांस का आपको साक्षी बनना है। कितनी सांसें लंबी हैं, छोटी हैं, उनमें आपने कोई चेंज नहीं करना है। उनको एज इट इज जैसे आ रही है वैसे ही लेना है। उनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। हम केवल नॉर्मल आती जाती सांसों पे ध्यान करेंगे मास्टर। तो आइए पत्री जी के साथ ध्यान करेंगे, उनका सुंदर म्यूजिक सुन। आवाज अगर तेज लग रही है तो मुझे बता दीजिए, थोड़ा कम कर सकती हूँ। मास्टर, ये फ्लूट जो है ये पत्री जी स्वयं बजा रहे हैं। उनकी एनर्जी भी आपके साथ ध्यान में है। अपना ध्यान अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, इधर उधर बातों में ना लगाएं।
मास्टर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें। अपने आप को फील करें, अपने आसन को महसूस करें और सभी गुरुओं का जिनका हमने आह्वान किया था उन्हें धन्यवाद देते हुए, अपनी ध्यान यात्रा के लिए उन्हें धन्यवाद करते हुए अपनी चेतना में लौटाएं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, हाथों की उंगलियां खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। तो मास्टर कोई अपना अनुभव बताना चाह रहा है तो अपना अनुभव बता सकते हैं। और हमारे बीच में अर्पणा जी आ चुकी हैं। तो आइए हम मिलके अर्पणा जी का वेलकम करते हैं। अर्पणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू अर्पणा जी। और ध्यान अनुभव मास्टर कोई बताना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करते हुए ध्यान अनुभव बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सॉरी। थैंक यू मास्टर्स, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत ऊर्जा। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, अब चलते हैं हम लोग इस इतने सुंदर, इतने गहरे ध्यान के बाद ज्ञान सत्र की तरफ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कॉन्शियस कंसीविंग एंड स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, है ना। तो हम यस लोग इसके मास्टर। बारे में आपस में बात करेंगे। तो कंसीविंग पेरेंटिंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं ना, या तो हम पेरेंट्स हैं या फिर हम बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, है ना। तो पेरेंटिंग कोई नई चीज नहीं है। जो ये दुनिया है उसका आधार ही पेरेंटिंग है। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कॉन्शियस पेरेंटिंग के बारे में, और आप शायद जानते भी होंगे इसके बारे में, बहुत कुछ जानते होंगे। तो हम लोग मिलकर आपस में बात करेंगे कि आप क्या जानते हैं और मैं क्या जानती हूँ। मैं जो जान रही हूँ मैं उसको आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। फिर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो कंसीविंग का मतलब है कि गर्भधारण। तो कंसीव क्या है? गर्भधारण, है ना। तो सबसे पहले तो कंसीविंग क्या होती है, कि जनरल कंसीविंग कैसी होती है कि चलो फैमिली में सभी बोल रहे हैं कि शादी हो गई, साल 2 साल हो गए, तो अब बच्चा होना चाहिए, बच्चा करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए कंसीविंग कर ली, क्योंकि और करने को कुछ है नहीं तो चलो यही कर लेते हैं, थोड़ा दिल लगा रहेगा, इसके लिए भी कंसीविंग करते हैं लोग। फिर कंसीव करने से पहले भी उनका एक बहुत सारा नोशन होता है। एक्चुअली अलग अलग समाज, अलग अलग परिवेश के लोगों का नोशन अलग अलग होता है। हम्म किसी को है कि बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, उसके पीछे के रीजन हम जानते हैं। हम जिस समाज से आते हैं उसके पीछे का वो रीजन होता है कि क्यों उनको बेटा ही चाहिए या फिर बेटी क्यों चाहिए। तो बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, जब आप एक कंडीशन रखते हो, चाहे वो बेटे का हो या बेटी का हो, तो ये दोनों ही कंडीशन गलत है। आप कहेंगे जब किसी को बेटा चाहिए तो वो गलत है, बेटी चाहिए तो क्यों गलत है? दोनों गलत है। गलत इसलिए है कि बच्चा तो सिर्फ एक बच्चा होता है ना, बच्चा बच्चा होता है। वो आपकी नजर में लड़का होगा तो ये होगा, लड़की होगी तो वो होगा, कंडीशन आपने रखा है। लेकिन आपकी गर्भ में जो संतान आ रही है उसको उस कंडीशन के बारे में नहीं पता है ना। वो तो जस्ट एक कोरा कागज है, और समाज के अनुसार, अब समाज ने में जो हमारी धारणाएं हैं उसके अनुसार हम अपना बना लेते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू मास्टर, प्लीज थोड़ा सा अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो मैं अच्छे से बोल पाऊंगी। सॉरी। तो ऐसे थोड़ा सा मेरे से हो नहीं पाता है कि अगर आप कोई अच्छे से ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो
वन वे कम्युनिकेशन महसूस होता है ना? तो प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। तो उसके पीछे क्या-क्या कंडीशन है, हमारी क्या सोच है कि क्यों बच्चा करना है, उसका क्या पर्पस है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। एक जनरल कंसीविंग इसी तरह से होती है ना? कि फिर ये बच्चा होने वाला है, पहले ही सोच रहे हैं कि लड़का होगा तो ये बनाएँगे, लड़की होगी तो ये बनाएँगे, बहुत सारी चीज़ें। हम अपने मुताबिक हमारी जो सोच होती है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो हमारे समाज ने हमें दिया है, परिवार ने हमें दिया है, या फिर जो हमने अपने पूर्व जन्म से हम लेकर आए हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चों पर, जो होने वाला बच्चा है, उस पर थोपते हैं, जाने-अनजाने, है ना? तो ये एक जनरल कंसीविंग की बात हो गई। फिर आती है कॉन्शस कंसीविंग। तो कॉन्शस कंसीविंग मतलब जागरूक कंसीविंग, है ना? तो आप सोच समझकर बेबी प्लान करते हैं कि आपको कब करना है, कब नहीं करना है, कब आप उसके लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी हैं। अभी क्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हर रोज लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना? जैसे फैक्ट्री में चीजें बनती है ना, बिल्कुल उस रफ्तार से हर रोज बच्चा पैदा हो रहा है। लेकिन अनकॉन्शियसली लोग उसके बारे में जागरूक नहीं है, बस बच्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं अपने सपनों का बोझ उसके कंधे पर डालना है। उसकी हम उससे हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं, जिसके लिए लोग करते हैं। हाँ, सब कर रहे हैं तो कर लेना है, कोई बोल रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं, फैमिली के लोग बोल रहे हैं तो कर लेना है। तो ये कंसीविंग नहीं है। कॉन्शियस कंसीविंग कब होगी? जब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली रेडी होंगे कि अब आपको पेरेंट्स बनना चाहिए, अब आप उसके लिए तैयार हैं। एक बच्चे के लिए, जो बच्चा आपके घर में आएगा, तो आप उसको वो बनने देंगे जो वह बनने के लिए आ रहा है, जो वह बनना चाहता है। जब आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे, तब जब आप कंसीव करेंगे, तो होगा कि आप कॉन्शियस कंसीविंग कर रहे हैं। और फिर आप ये शर्त ना रखें कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। भले ही आपकी शर्त पूरी नहीं होती है, होगा वही जो होना होता है, लेकिन एक शर्त तो आदमी डाल ही देता है, और ये गलत है ना? तो मास्टर्स, अम, तो इस तरह से ये हो गई कंसीविंग एंड कॉन्शियस कंसीविंग। आगे आती है पेरेंटिंग। ठीक है? तो पेरेंटिंग क्या है? एक जनरल पेरेंटिंग क्या है? जिस तरह से बिल्कुल एक कंसीविंग और कॉन्शियस कंसीविंग होता है, उसी तरह से पेरेंटिंग और स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। ठीक है? तो पेरेंटिंग क्या है कि हमारी जो सोच समझ होती है, उसके अनुसार हम या जो समाज की सोच होती है, उस तरह से बिल्कुल हम बच्चे हमारे पैदा होते हैं, और पैदा होते ही बच्चे के ऊपर वो सारी चीजें हम चाहे अनचाहे, जाने अनजाने सारी चीजें हम उसके ऊपर थोपने लगते हैं, है ना? तो जैसे ही बच्चा जो होता है वो, अ, आप कह सकते हैं कि ये बुक जो है थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, जो कि आनंदा करनेस की बुक है, तो उसमें माता सरस्वती मैसेज देती हैं आनंदा करनेस को, और वो कहती हैं एक बच्चा जो होता है उसके हायर चक्राज ओपन होते हैं हमेशा। ठीक है? तो फिर वो जन्म क्यों लेता है? वो जन्म इसलिए लेता है क्योंकि उसके लोअर चक्राज में कार्मिक अकाउंट होते हैं, जो लेसन उसने पहले जन्म में, पिछले जन्मों में नहीं सीखा है। तो उसको क्लियर करने के लिए, उसको सीखने के लिए वो आया है, लेकिन उसके हायर चक्राज ओपन होते हैं। इसीलिए जब आप किसी बच्चे के संपर्क में आते हैं, तो आपको बहुत इच्छा होती है कि आप उसको गोद में उठाएं, उसको प्यार करें, है ना? चाहे बच्चा कैसा भी हो, उसकी शक्ल सूरत कैसी भी हो, हर बच्चे के आंख में एक चमक, एक मासूमियत, एक दिव्यता होती है ना? और हमारी इच्छा होती है कि हम उसको बस गोद में ले लें और उसको चूम लें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके हायर चक्राज ओपन होते हैं। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि
उसका मन डेवलप होने लगता है ना? और मन कैसे डेवलप होता है? आसपास जो चीजें वो देखता है, जो चीजें समाज और परिवार उसको परोस रहे हैं, वह वो धीरे-धीरे लेने लगता है। इससे क्या होता है, धीरे-धीरे उसका मन डेवलप होता है और वह अपने आप से दूर होता जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अभी-अभी भगवान के घर से आया है। वो अभी-अभी ब्रह्म से बाहर आया है, ब्रह्म से डिस्कनेक्ट हुआ है। तो उसके जो सूक्ष्म शरीर है वो काफ़ी डेवलप्ड रहता है, काफ़ी एक्टिवेटेड रहता है और वो अपने सूक्ष्म शरीर के बहुत नज़दीक होता है और ब्रह्म के बहुत नज़दीक होता है। इसीलिए ये जो कहा जाता है कि ब्रह्म रंध्र है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका ये वाला जो भाग है वो खुला होता है ना, आपने नोटिस किया होगा। वो ओपन होता है, फक-फक करता है, बहुत पतली सी झिल्ली होती है उसके ऊपर। तो वह जुड़ा रहता है, ब्रह्मांड से जुड़ा रहता है, क्योंकि उसके हायर चक्रास ओपन रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे-धीरे उसका मन डेवलप होने लगता है। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो सभी बच्चे तो एक जैसे उसका मन डेवलप नहीं होता है ना? आप देखेंगे कि कुछ बच्चे जो है ना थोड़े बड़े भी हो जाएँगे तो भी मासूम से रहेंगे और कुछ बच्चे जो है वो कम उम्र में ही काफ़ी उनमें परिपक्वता आ जाती है, काफ़ी उनमें छल-कपट आ जाता है, बड़ों का छल-कपट जो बड़े करते हैं वो उनमें आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे कम उम्र में ही छल-कपट सीख लेते हैं और कुछ बच्चे बड़े होने तक भी मासूम रहते हैं? क्योंकि एक तो उनका पास्ट लाइफ का जो है अकाउंट, कर्मा, वो उनके साथ आ रहा है, ठीक है? और दूसरा जो अभी का जो परिवेश उनको मिला है, जो पेरेंट्स उनको मिले हैं, जिस तरह का उसको माहौल मिला है, जो बातें उसको सिखाई जाती हैं, बतलाई जाती हैं, तो वो अपने समाज से उसको वो लेता है और बच्चा जो है उसको नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है। लड़का होने का क्या मतलब है, लड़की होने का क्या मतलब है, काला होने का क्या मतलब है, गोरा होने का क्या मतलब है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसको ये डिफरेंसेस नहीं पता है। ये सारी चीज़ें हम उसके दिमाग में पुट करते हैं, है ना? तो कंसस पेरेंटिंग ये एक जनरल पेरेंटिंग की बात हुई। कंसस पेरेंटिंग की बात मतलब है कि हम बहुत जागरूक रहेंगे होंगे कि जब हम पेरेंट्स बन रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम जब उनसे बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? जब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम उसके क्वेश्चन का आंसर सांसारिकता की नज़र से दे रहे हैं या फिर आध्यात्मिकता की नज़र से दे रहे हैं। और जब हम ध्यान से खुद जुड़े रहेंगे, तो हम एक स्पिरिचुअल पेरेंट बन सकते हैं और स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कर सकते हैं और एक बेहतर जब हम पेरेंट्स बनेंगे तो हमारे बच्चे भी बेहतर बनेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों है? स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसीलिए है कि आप देख रहे हैं कि जो समाज है, दिन ब दिन किस तरह से जो अभी आपके बच्चे हैं और जो युवा हैं, जो नए-नए यंगस्टर हैं, वो किस तरह से आप देखेंगे कि अभी का जो युवा है, जो यंगस्टर है वो सबसे वो एक ऐसी जनरेशन है जिसको सबसे ज़्यादा सुविधा मिली है ना? सबसे ज़्यादा उसको सुविधा मिली है। इतनी सारी सुविधाएँ हमें नहीं मिली थी। आप अपने बचपन को याद करें, चाहे वो आप कोई भी हो, मुझे लगता है 1% ही लोग होंगे जिनकी बचपन बहुत विलासिता भरी होगी, बहुत कम होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि अभी के जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि 90% बच्चे जो हैं वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो ज़िंदगी हम अफ़ोर्ड नहीं करते थे, वो ज़िंदगी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, इसलिए कि जो कमी हमें महसूस हुई थी, वो उनको महसूस ना हो, है ना? लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाती है? दिक्कत ये आ जाती है कि आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं मिली थी, तो हमने उसको हासिल करना सीखा, उस कमी को कैसे दूर किया जाए वो सीखा हमने और उस कमी ने हमें यहाँ तक धकेला कि हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल कर पाए। हमारे अंदर एक खोज, है ना? एक जुझारूपन पैदा हुआ, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी आप देखेंगे कि ये हमारी जो जनरेशन है, जो मेरे उम्र के जो लोग हैं या जो आपके उम्र के लोग हैं, ये जनरेशन जो है, जो पुराना जनरेशन आ रहा था, जो कि
जो बहुत ज़्यादा थे कि उनको नियम कानून ये वो बहुत ज़्यादा था, है ना? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट थे वो। और बहुत नियम कानून पे चलते थे कि नहीं यही होना चाहिए। उसके बाद वो जो है वो बहुत कम साधन में उन्होंने जीवन बिताया। तो हम लोग जो है ना, हमारा जो जनरेशन है, ये हमारे पेरेंट्स तो बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमने बहुत कम साधन में अपना बचपन बिताया। लेकिन हम ही वो जनरेशन है जिसमें नई-नई चीज़ें आई, जिसमें इंटरनेट आए, मोबाइल आई, बहुत सारी चीज़ें आई, है ना? और हमने समाज को एक नई दिशा दी। जो भी चीज़ें एक आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं हुआ करता था, वो सारी चीज़ें सहज रूप में अवेलेबल होने लगी, है ना? अबंडेंस आप कह सकते हो। अभी बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो गरीब होंगे, भूखे होंगे। आप गाँव में जाकर देखिए, सभी लोग खुशहाल हैं, सभी के पास खाने को है, भोजन है, पहनने को कपड़े हैं, सभी खुशहाल हैं। सबके हाथ में आपको एक मोबाइल दिख जाएगा, है ना? तो बहुत अच्छी स्थिति है समाज की। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों को सारा चीज़ परोस कर उनके सामने दे दिया, है ना? हमने उनको स्पून फीडिंग कराई। इससे क्या हुआ कि उनके अंदर वो जुझारूपन नहीं है। अब बच्चे जो हैं आपको उनको खिलाने के लिए जिद करना पड़ता है कि खा लो, खा लो, खा लो, है ना? अब जो बच्चा खुद से खाना नहीं खा रहा है, आपको क्या लगता है वो लाइफ में क्या ही कर लेगा? क्या वो किसी चैलेंज को फेस कर पाएगा? जो बच्चा 24 घंटे एसी में रह रहा है, क्या वो जिंदगी की मुश्किलों से जूझ पाएगा? नहीं जूझ पाएगा। आप हर चीज उसकी प्लेट में लाकर सजाकर रखते हो, है ना? तो वो कैसे जिंदगी से लड़ना सीख पाएगा? कैसे अपने जिंदगी के लेसन्स को सीख पाएगा? और हमने ये सब किया है प्यार के वास्ते। लेकिन हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स जितने स्ट्रिक्ट थे, हमें उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं बनना है। लेकिन जिस तरह से हम बिल्कुल खुले हो गए हैं, वो खुलापन उतनी छूट भी नहीं होनी चाहिए। बीच का एक बहुत पतली बारीक सी दीवार होती है जो हमें मेंटेन करना है, डिसिप्लिन का, स्ट्रिक्टनेस का और ओपननेस का। दोनों के बीच एक पतली सी दीवार होती है जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना करना है, ये हर किसी का अपना कॉल है। ये बाहर से कोई नहीं बता सकता, है ना? कि आपको उसको कैसे मेंटेन रखना है। तो ये चीजें हुई है हमारे जनरेशन के साथ। और अभी की जो जनरेशन है वो उसके पास अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े हैं, रहने को अच्छा घर है, सारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीफोन, हर चीज उसके पास है। वो जो भी कहता है उसकी हर फरमाइशें पूरी होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो जनरेशन है, ये आ, थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी ना उसको लाइफ में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है ना? आप लाखों रुपये देकर उसको हॉस्टल भेज देते हो, है ना? वहाँ उसको थोड़ी सी समस्या होगी तो मेरे टीचर ने मुझे ये बोल दिया, मेरे साथी ने मुझे वो बोल दिया, मुझे नहीं रहना है, मुझे घर वापस आना है ना? बहुत सारे उसके टैन-ट्रैन चलते रहते हैं। हम लोग इतने पक्के थे, कोई कुछ बोलता है बाहर में जाओ, अरे मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उसको जीतना है ना? तो हमें ये चीजें पता थी। तो इसकी स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की जरूरत इसलिए है ताकि जब हम स्पिरिचुअल होंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमें बच्चों को कब, कहाँ, कैसे, क्या चीजें देनी है, सिखानी है, बतानी है, नहीं बतानी है, हर बात हम सीख पाएंगे। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि हमारे पास ये सारी चीजें, सुविधाएं हमने दे दी है और जो शहर है वहाँ बहुत ज्यादा ओपननेस हो गया है। पेरेंट्स बच्चे को पूरी छूट दे चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी के जो युवा हैं, किस तरह से वो नशे का शिकार हो रहे हैं। किस तरह से आप देखेंगे कि एक युवा जो है वह, आप अभी जो है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चला हुआ है, उनको लगता है कि हर एक लड़के का उद्देश्य एक लड़की को पाना है, एक लड़की का उद्देश्य एक लड़के को पाना है।
क्या ये लाइफ का उद्देश्य हो सकता है? ये हो सकता है लाइफ का उद्देश्य? नहीं हो सकता है। लेकिन अभी के युवा जो कुछ भी करते हैं ना, वो इसी पर्पज से कर रहे हैं। अगर जॉब भी करेंगे, वो पैसा कमाएंगे तो वो इसलिए करेंगे कि उनको एक अच्छी लड़की मिल जाए, है ना, एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, या फिर उनकी जब शादी एक अच्छी शादी हो जाए और फिर वो खूब अच्छे से ऐश मौज करेंगे, उनको खूब पैसा होगा, तो फिर वो जाएंगे कहीं घूम के आएंगे, मालदीव वगैरह, गोवा, है ना, घूम के आएंगे, खूब मस्ती करेंगे, दोस्तों के साथ दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, वीकेंड पे मस्ती करना है, 6 दिन काम करना है, 5 दिन। इस तरह से उनकी लाइफ इतनी लिमिटेड हो चुकी है। तो उनको ये बताने की, एक तरफ तो शहर में ये हो रहा है और गांव में क्या हो रहा है, या पेरेंट्स या तो ये करते हैं या फिर क्या करते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हो जाते हैं। हाँ, सुविधाएं तो वो सब कुछ देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी सुने, उनके मुताबिक चले, उनकी हर बात माने। वो बच्चे को चाहते हैं डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका बच्चा किस लायक है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है। क्या हर बच्चे को डॉक्टर बनाया जा सकता है? क्या इंजीनियर बनाया जा सकता है? क्या यह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी मुश्किल है, इतनी टफ है कि हर बच्चे की सोच उतनी डेवलप नहीं है कि वो कर सके। और हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हम इंजीनियर नहीं बन पाए, तो हम अपने सपनों का भार उनके कंधों पर डाल देते हैं और उनको जबरन वो करने पर मजबूर करते हैं जो हम नहीं कर पाए। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर बहुत निराशा, डिप्रेशन, है ना? उसकी वजह से वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, और फ्रस्ट्रेशन। और उस हालत में अगर वो जॉब पा भी लिए, तो फिर जॉब पाने के बाद उनको वो जॉब समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि हर काम जो होता है, हर काम अलग होता है, हर आदमी का नेचर अलग है और काम अलग है। तो हर बंदे को वही काम करना चाहिए जो उसको सूट करता है, जो उसको नेचर को सूट करता है। अगर नेचर को काम नहीं सूट कर रहा है तो वो काम करके भी पैसा तो कमा लेगा, लेकिन वो खुशी नहीं पा सकेगा, है ना? तो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के अंतर्गत हम बच्चे को ये बताते हैं कि उसके लिए क्या जरूरी है और वो खुशी कहाँ से ला सकता है। खुशी का मतलब अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, बाय हुक और बाय क्रुक, सही गलत करके किसी भी तरह से लगता है हमें कि हमारे पास पैसा है तो हम खुश हैं, हमारे बच्चे के पास भी पैसा हो जाएगा, किसी तरह से उसको जॉब मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन क्या पैसा खुशी दे पाया आपको, या फिर क्या वो आपके बच्चे को दे पाएगा खुशी? पैसा एक साधन है, वह साध्य नहीं है। खुशी कहाँ से आती है? खुशी हमारे अंदर से आती है। तो जब हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करेंगे, जब हम खुद ध्यान से जुड़े रहेंगे, तो बच्चों को हम बताएंगे कि जिंदगी के लिए क्या चीजें मायने रखती हैं, है ना? खुशी के लिए उनको अपने अंदर से जुड़ने की जरूरत है। हम बचपन से उन्हें ध्यान की आदत लगाएंगे। अभी जो इतना सारा युवा नशे का शिकार हो रहे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है, या फिर शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, है ना? आप देखेंगे बड़े शहरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आदमी के पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर एक खालीपन है। और उस खालीपन को भरने के लिए हर वीकेंड में उनको गोवा जाना है, मालदीव जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, फिर वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नशा, जो भी है, हर तरह की चीजें चल रही हैं अंदर के खालीपन को भरने के लिए। कोई उन्हें बताए कि उनके अंदर का खालीपन हम पेरेंट्स उनको बता सकते हैं, जब हम जानते हैं कि इसके लिए उन्हें खुद से जुड़ना होगा। हमारे अंदर ही आनंद का वो खजाना है, और जब हम अपने आनंद अंदर से जुड़ेंगे, जब बच्चे बचपन से, आप जब ध्यान से जुड़े हुए हैं और बच्चे को बचपन में ही आपने ध्यान की नींव डाल दी, तो वह बच्चा जिंदगी में कभी भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि आप सही पेरेंटिंग कर रहे हैं। तो बच्चा भी सही राह पर ही जाएगा। उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। वो सही और गलत डिसीजन खुद कर सकता है ना?
और क्या करते हैं जो पेरेंट्स ध्यान में नहीं है, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में, है ना? वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बच्चा बाहर भी है पल-पल फ़ोन पर लगे हुए, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, है ना? या फिर उसकी शादी हो गई तो भी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी बीवी को कैसा होना चाहिए, उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसको क्या खाना बनाना चाहिए, हर एक अपडेट ले रहे हैं और उसको कमांड कर रहे हैं, अपने बच्चे की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके मुताबिक चले। तो जब आप किसी को कंट्रोल करते हो ना, तो आप खुद भी वहाँ फँसे हुए हो, है ना? क्योंकि जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अगला आपके मुताबिक नहीं चलता है, तो आपको दुःख होता है। हुँ, आप उसकी ज़िंदगी तो जहन्नुम बना ही रहे हैं, आप खुद की ज़िंदगी भी जहन्नुम बना रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ फँसी हुई है। लेकिन हम लोग उसको बस बता देना है कि ये गलत है, ये सही है ना? मैम आपको कुछ कहना है टाइम का कुछ? नहीं नहीं मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी तो मेरे को लगा कि सबको आ रही है कि मेरे को नहीं आ रही। आ रही है, आवाज़ आ रही है क्या? भी आ रही है, अभी आ रही है। ओके। हुँ। तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ टोकना है और कहाँ नहीं टोकना है। उसको अपने तरीके से लाइफ जीने की आज़ादी देनी है। लेकिन फिर से वही बात है, बिल्कुल नहीं खुले छोड़ देना है। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ टोकना है और कहाँ नहीं टोकना है। उसको भी स्पेस देना है ना? स्पेस किस लिए देना है? ताकि हर बच्चा अपने कार्मिक अकाउंट के साथ आया है। उसके कुछ उद्देश्य हैं, उसके कुछ लेसन्स हैं, उसके कुछ सोल प्लान हैं। जिसके लिए वह धरती पर आया है, जिसके लिए उसने हमें एज ए पेरेंट चुना है। हमने बच्चे का चुनाव नहीं किया है, हमारे बच्चे ने हमारा चुनाव किया है, ताकि उसकी जिंदगी का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में हम उसकी मदद करें। तो वो तब तक नहीं पूरा हो पाएगा जब तक हम उसको पूरा स्पेस नहीं देंगे, जब तक हम उसको खुलने, खेलने और खिलने का मौका नहीं देंगे, तब तक ब्लॉसम करने का मौका नहीं देंगे, फूल की तरह खिलने के लिए, तब तक वह अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो कुछ और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं बात करती हूँ। और ऐसा इसलिए भी करना है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो भविष्य हैं, हमारे परिवार का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, हमारे देश का और दुनिया का भविष्य है। जैसे बच्चे होंगे वैसा ही परिवार होगा, वैसा ही समाज होगा, वैसी ही देश और दुनिया होगी। बेहतर बच्चा, बेहतर परिवार, बेहतर समाज, बेहतर दुनिया, है ना? बेहतर देश। अभी देखो, अभी दिल्ली में कुत्तों कुत्तों को ये करने का बैन करने का लगा दिया गया है कि उनको रखा जाएगा अंदर रिहैबिलिटेशन सेंटर में। तो कितने सारे लोग उसके सपोर्ट में निकल कर आए हैं, है ना? कितने सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, देखकर अच्छा लगता है कि अच्छा, लोगों में इतनी एम्पैथी है कि लोग जानवर के लिए इतना अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है? उसमें एक ग्रुप यह भी है जो कहता है कि अच्छा, आप जिनको कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है और ऑब्वियसली वैसे ही किसी लोगों ने केस डाला होगा सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वजह से यह वर्डिक्ट आया है। तो उसमें से एक बात और निकल कर आई कि अच्छा, आपको जानवर से बहुत प्यार है, तो फिर आप नॉनवेज तो नहीं खाते होंगे? एक क्वेश्चन देखिए, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि सही बात है, ये बात भी तो है ना कि ये जो है, ये वैलिड नहीं करना चाहिए कि आप कुत्ते को पसंद करते हैं क्योंकि आप कुत्ते को पालते हैं तो आपको कुत्ता पसंद है। लेकिन आप उसी कुत्ते को, उसी बिल्ली को खाने में नॉनवेज दे रहे हो। एक जानवर से आपको प्यार है और दूसरे जानवर से प्यार नहीं है। आपको उसका दर्द समझ में नहीं आता है। तो ये बातें जब निकल के आई हैं तो लोग इसके बारे में जागरूक होंगे, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लोग खुल रहे हैं, है ना, बात कर रहे हैं, उनके अंदर जागरूकता बढ़ रही है। तो अगर हम एक
हम अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाते हैं, तो कल एक बेहतर समाज बनेगा, जहाँ चोरी, डकैती, चोरी, घूसखोरी है, मर्डर है, रेप है, या जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, इतने सारे वॉर्स, इतनी सारी गलत चीज़ें हो रही हैं देश दुनिया में, समाज में, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, है ना? जब आप अपने बच्चे को सिखाते हो कि अपनी बहन का सम्मान करना, जब आप अपने बच्चे को सिखाते हो कि वो आपका भी जब आपके हस्बैंड आपके बच्चे के सामने में आपको इज्जत देते हैं, तो बच्चा सीखता है कि हाँ, माँ को इज्जत देनी है ना? जब आप अपनी बेटी को इज्जत देते हो उस बेटे के सामने, तो वो समझ पाता है कि हमें बहन को इज्जत देनी है। तो वह कौन-सा परिवार है, वो बच्चे किस परिवार से आते हैं, जो बच्चे रेपिस्ट हो जाते हैं। वो बच्चे उस परिवार से आते हैं, जहाँ औरत की इज्जत नहीं की जाती है। और एक रेपिस्ट को, क्या आपको लगता है कि एक रेपिस्ट को आप लटका दोगे, सजा दोगे, तो वो ठीक हो जाएगा हमारा समाज? नहीं होगा। डर से समाज कभी भी नहीं ठीक होता है। उसको जब भी मौका मिलेगा वो करेगा। हो सकता है ठीक, डर से कुछ परसेंट, लेकिन ओवरऑल समाज कब ठीक होगा? वह तब ठीक होगा जब हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करेंगे, जब हम उनको लड़कियों की इज्जत करना सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि वो भी वही हैं जो तुम हो, तुम्हारे और उनमें कोई अंतर नहीं है, उनका भी वही अधिकार है, तुम उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जब पेरेंट्स सिखाएंगे, जब स्कूल में टीचर ये चीजें सिखाएंगे, मैं देखती हूँ कि मैं टीचर हूँ, ग्रामीण इलाके में अभी मेरी पोस्टिंग है, तो शायद मेरी ग्रामीण इलाके में पोस्टिंग इसलिए हुई ताकि मैं वहाँ लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट को ये बता सकूं, सारी बातें। मैं वहाँ देखती हूँ कि बहुत ज्यादा अंतर है, लड़के और लड़कियों में बहुत अंतर है, काफी गैप है। और इसके बावजूद मैं यह भी देखती हूँ कि वहाँ की लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और पढ़ने में ज्यादा रुचि लेती हैं और ज्यादा मॉडेस्ट हैं, ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने उनको बहुत दबा कर रखा। हाँ, और एक तरफ वो बहुत डरी हुई भी है, और फिर भी उनके अंदर की जो क्वालिटी है ना, समाज उसको खत्म नहीं कर सका है। ये उनकी फेमिनिन क्वालिटी अभी भी उनके अंदर जिंदा है। और दूसरे तरफ मैं देखती हूँ लड़कों को, सारे लड़के एकदम उदंड, हाँ, किसी के पास कोई कॉपी नहीं, एक कॉपी लेकर आएंगे, कोई होमवर्क नहीं करेंगे, कोई क्लास वर्क नहीं करेंगे, उनको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है उससे, एक आध लड़का होगा जो पढ़ने वाला होगा, बाकी सब के सब बेकार आवारा, है ना? और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में जाती हूँ, ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ लड़कों को ना सर पे बिठा के रखते हैं, पैदा होते ही, पैदा होने से पहले से। हाँ, उसकी दादी कह रही है मेरा राजा बेटा, राजा दुलारा पोता, उसकी माँ कह रही है मेरा राजा बेटा, मतलब वो पैदा हो गया तो उसने एहसान कर दिया है, उसको लगता है उसको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना? और लड़के जो हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो सारा दिन आवारागर्दी करेंगे, एक साइकिल लेकर, बाइक लेकर इधर से उधर घूमते रहेंगे, एक मोबाइल ले लेंगे, उस पे अपना रील्स वगैरह देख रहे हैं, कभी मर्जी हुआ स्कूल आ गए, कभी नहीं आए, और घर जाएंगे तो उनको बना बनाया खाना, उनकी बहन, वो लड़की जो स्कूल आ रही है ना, वो घर से काम करके आई है, खाना बना कर आई है, फिर जब वो घर जाएगी तो फिर से वो खाना बनाएगी, और ये जो लड़के हैं उनको परस के देगी, उनका कोई भाई होगा, है ना? तो मैं देख रही हूँ कि लड़कियां जो है वो फिर भी आगे बढ़ रही हैं, लड़के जो है चूंकि उनको सब चीज मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और इसी तरह के परिवार में लड़कियों को जब समान जगह नहीं दी जाती है और लड़कों के ऊपर उनको तरजीह नहीं दी जाती, उनको नीचा दिखाया जाता है हर बात में, तो वही लड़के लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, और वही लड़के, और ये जितना ज्यादा गंदे लेवल पे होगा वही समाज में जाकर गंदगी फैलाता है। उनको लगता है कि अगर वो किसी लड़की को देख लेंगे कि वो अच्छे कपड़े पहनी है, या फिर आपको याद होगा जब शुरू शुरू में साइकिल आया था,
हम लोग साइकिल चलाना सीखे थे, तो मैं जब साइकिल चलाती थी ना, तो पीछे से बहुत सारे लड़के कुछ से कुछ बोला करते थे। हाँ, तो मैंने तो बहुत लड़के को पीटा भी है, क्योंकि वो कमेंट करते थे, तो मैं तो पकड़ के एकदम ढूम-ढुमा देती थी उनको, बहुत पीटती थी। क्योंकि उनको लगता था कि अरे! ये इसकी हिम्मत कैसे हुई कि साइकिल चलाएगी? मैं कहती हूँ क्यों नहीं होगी मेरी हिम्मत? तुम हो कौन मुझे रोकने और टोकने वाले? ये मेरी लाइफ है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हक दिया है, तो तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाला कि मुझे क्या करना है? तो वो किस फैमिली के, वो अपनी फैमिली में लड़कियों को दबाया जाता है, तो जो दूसरी लड़कियां हैं वो उसको भी दबा कर रखेंगे, है ना? तो ये इस तरह से चक्र चलता है। तो जब हम स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करेंगे, तो एक बेहतर समाज का हम निर्माण करेंगे, जहाँ बहुत सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सारे आपको थाना है, पुलिस है, आर्मी है, इतनी सारे पैसे, इतने सारे मैन पावर, इतनी सारी व्यवस्थाएं जो इस पे खर्च की जाती है, पुलिस व्यवस्था पे खर्च की जाती है। तो अगर बेहतर समाज हो जाएगा, तो क्या उसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो फिर वही पैसा, वही इकोनॉमी, वही एनर्जी, वही सरकार कुछ और बेहतर कर पाएगी, है ना? जब दो देशों के बीच कोई बॉर्डर नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, तो कितना सुकून होगा, और हर देश अपने अपने उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, है ना? कितना टाइम है मेरे पास, थोड़ा सा बताइएगा। मैम ले सकते हो अभी। ओके, तो क्या क्या चीजें हैं जो हम बच्चों से सीख सकते हैं? हमें लगता है कि हम बच्चे को हम पेरेंट्स हैं, हम बच्चे को सिखाने के लिए हैं, लेकिन लेकिन हम बच्चे को बहुत कम सिखा सकते हैं। बच्चा हमें बहुत कुछ सिखाता है, और वो क्या-क्या चीजें हैं जो एक बच्चा हमें सिखाता है, वो देखेंगे। जस्ट अ मिनट। तो एक बच्चा जो होता है ना, वो बिल्कुल सरल और सहज होता है ना? उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होती है, कोई जजमेंट नहीं होता है। आप देखेंगे बच्चा आएगा, आपको पहचानता है, नहीं पहचानता है, आपको देखकर मुस्कुरा देगा, आपसे बात करना चाहेगा, क्योंकि उसके दिल में नहीं है कि आप सुंदर हैं, खराब हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आप कहाँ से आते हैं, लड़का है, लड़की है, कोई जजमेंट नहीं है ना? तो हम बच्चे से ये क्वालिटी सीख सकते हैं। और मास्टर्स, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो एक्चुअली मेडिटेशन जो है ना, वो रिवर्स करने की यात्रा है। हम फिर से बच्चे बन रहे हैं, फिर से हम प्योर बन रहे हैं, और जो आवरण समाज ने हमारे ऊपर चढ़ा दिया था, हम उस एक एक करके उस छल कपट के आवरण को एक एक करके गिराते हैं, है ना? और जैसे जैसे हम बच्चे बनने लगते हैं ना, उतने सहज बनने लगते हैं, सरल बनने लगते हैं। इसीलिए हम बाद में क्या होता है कि हमें खुश होने के लिए वजह चाहिए होती है, हँसने के लिए वजह चाहिए होती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, सॉरी, जब हम ध्यान में आते हैं, तो फिर से हम बच्चे बनने जाते हैं, और फिर हमें हँसने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चा अपने आप से कनेक्टेड होता है, हम फिर से खुद से कनेक्ट हमारा कनेक्शन बनता है, और हम बेवजह ही खुश रहते हैं और आनंदित रहते हैं, है ना? अभी मैं सेथ वर्कशॉप की एडमिन टीम में हूँ, तो मैं बहुत सारी कॉलिंग कर रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि जैसे जो लोग ध्यान में 2-3 साल से हैं, उनकी बातचीत में कितना फ़र्क होता है, और जो लोग नए हैं, उनकी बातचीत में कितना अंतर होता है। उनकी भाषा से ही आपको पता चल जाएगा कि जो लोग 2-3 साल से ध्यान में हैं, उनकी आवाज़ में ये मधुरता, रस, ये आनंद, है ना? और जो नए-नए आए हैं, उनके अंदर अभी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स, है ना? तो भरे रहते हैं। तो हम बच्चों से ये सरलता, सहजता सीख सकते हैं। और बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे नॉन जजमेंट सीख सकते हैं। बच्चे कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, उनके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है कि क्या करना है, अभी क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, 20 साल बाद क्या करना है। हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, और फिर उसकी चिंता में ही डूबे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी है ना?
और हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, लेकिन चिंता नहीं करते हैं। बच्चे चिंता करते हैं क्या फ्यूचर के बारे में? वो आज और अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। ध्यान हमें क्या सिखाता है? प्रेजेंट मोमेंट में जीना, है ना? तो हम बच्चे से ये सीख सकते हैं। और क्या होता है कि बच्चे ना, जस्ट अ मिनट, बच्चे अपनी अभी आपने बच्चे को डांट लगा दी, बच्चा थोड़ा सा रो लेंगे, थोड़ा सा रूठेंगे, फिर आप ही के पास आ जाएंगे, आप ही के पास चिपकने के लिए, है ना? वो भूल जाते हैं अपनी चिंता, अपनी बड़ी को भूल जाते हैं, वो दिल में कुछ भी रखते नहीं है। तो हमें उनके इतना बिल्कुल वैसे ही फिर से सरल और सहज बनना है कि हमें किसी भी बात को दिल से लगाकर नहीं रखना है। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बहुत आसानी से चाहे वो जीत हो, हार हो, उसको बहुत रेडिली एक्सेप्ट करते हैं, अपने लॉस को भी, हार को भी। और तो हमें भी अब जब हम बड़े होते हैं तो क्या होता है, हार को बहुत दिल पे ले लेते हैं, है ना? जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, किसी चीज में अगर हम असफल होते हैं तो लोग तो इतना ज्यादा होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग, या फिर दिन रात उसी के बारे में चिंता कर करके परेशान हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं तो ये चीजें हम सीखने लगते हैं, और बिल्कुल फिर से वही बात है कि हम फिर से बच्चे बनने लगते हैं। और बच्चों में क्या होती है? लगनशीलता होती है ना? आप देखिए किसी बच्चे को खेल रहा हो, हाँ, या ड्राइंग कर रहा हो, कितनी लगनशीलता, उसको पसीना ऐसे टप टप चू रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो किए जा रहा है, किए जा रहा है। जब वो खेल रहा है, वो एकदम पसीना से लथपथ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? वो बिल्कुल साक्षी भाव में, प्रेजेंट मोमेंट में जरा पूरी तरह से डूब गया है अपने काम में। तो हमें भी वो चीज उससे सीखनी है। और ध्यान में हमें ये बताया जाता है कि या तो आप ध्यान कीजिए, या फिर साक्षी भाव में रहिए, या फिर जो भी काम आप करते हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाइए, है ना? ताकि आपके अंदर मन ना चले, पूरी 100% उसमें जाइए, उसको एंजॉय कीजिए। ये चीजें हम बच्चों से सीख सकते हैं। और कहा गया है कि बट जीसस ने कहा है कि हम भगवान के घर में हमारी एंट्री तभी हो सकती है जब हम फिर से बच्चे बन जाएंगे। तो जब आप फिर से बच्चे बनेंगे तो फिर आप भगवान के घर में एंट्री का मतलब है कि आप खुद भगवान बन जाएंगे, आप खुद जान जाएंगे कि जिंदगी क्या है, और जो कि हम सभी मेडिटेटर्स उस राह पर है ना? बहुतों ने हासिल कर लिया है, कुछ हासिल किया है, कुछ हासिल करना अभी बाकी है। और क्या होता है, बच्चे ना नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, और कितने गैजेट फ्रेंडली होते हैं। आप उनको मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, कुछ भी दे दो, वो तुरंत सीख जाते हैं। तो हम उसको लेकर उनकी आलोचना करते हैं क्योंकि वो उसका मिसयूज करते हैं, लेकिन हमें ये सीखना है वो कितना उनका दिमाग तेज होता है, वो तुरंत सीखते हैं। हम लोग क्या है कि एक छोटा सा कुछ काम दिया, अभी मुझे गूगल शीट पर एक्सेल पे भरना है, जो काम मुझे मिला है, तो उसके लिए सीखना पड़ रहा है, जल्द-जल्द करके कैसे उसको करना है। लेकिन बच्चे तुरंत करते हैं, क्योंकि बच्चे का मन खा रहता है। तो आप भी नई चीजें सीख सकते हैं जब आप मन खाली मैडम रहता है। आवाज खराब आ रही पहले है। कहा जाता पहले आवाज कहा खराब आ जाता है रही है। एक उम्मीद बात आदमी पढ़ और लिख नहीं सकता है। आज नहीं। मैम आपका शायद नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? बहुत खराब आवाज आ रही है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा मैम, शायद ये हो गए। मैडम लीव करके नहीं लगता। हाँ मैम, मेरे को लगता है उनका नेटवर्क वो थोड़ा खराब आ रहा था ना, तो लग गया, ग्लिच हो गया था। कट हो गया लगता है। तो मास्टर जो भी मैम ने बताया वो आपने, खैर वो क्वेश्चन को वही बता पाएंगी। और आप अपने ध्यान अनुभव आगे में। यस अपर्णा जी। हम्म। ये नेट का इशू चल रहा है। फिर छूट गया। ठीक है।
तो मास्टर जब तक कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, हम जुड़ती है जब तक। मैम मैं ही पूछ रही थी, 2-3 दिन से पूरा पैर के नीचे वाला पोर्शन में पूरा मतलब इतना बर्निंग सेंसेशन होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये केवल ध्यान के समय ही हो रहा है या? नहीं मैम, ध्यान में जब मतलब ऐसे हो रहा होता है तो इतना नहीं समझ में आ रहा, बट जब ध्यान में बैठते तो पूरा वो पैर का लोअर पोर्शन में पूरा ऐसे जलन होता है एकदम बुरी तरह से। तलवे का जो दिक्कत होता है मैम, तलवे का जो रिलेटेड होता है हमारा, जैसे आप अपने आप को रोल देखिए कहीं कहाँ पे कुछ रुकावट है आपकी। कोई सॉरी, मेरा इंटरनेट इंटरनेट डाउन हो गया था एक्चुअली। इधर मौसम ठीक नहीं है, तो राइट। लाइट लाइट आ जा रही है और इन्वर्टर भी खत्म हो गया, तो इसलिए वाईफाई का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ठीक है मास्टर्स, मैं शॉर्ट में इसको करती हूँ, अगर बीच में गायब हो जाता है तो प्लीज आप इसको कंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है? मैं ओके। देखती हूँ कहाँ तक जा पाता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें बच्चों से सीखनी चाहिए। और है कि बच्चों को कुछ बच्चे ना बहुत उधम मचाते हैं, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं। तो आपके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं अगर स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करूँ तो वो जो बच्चे बदमाशी करते हैं उसका क्या? तो कुछ चीजें बताई गई हैं कि कैसे हम उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो बच्चे जो होते हैं ना उनमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। और हम पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से आया, फिर वो हाथ मुंह धोकर फिर से पढ़ने बैठ जाए। हाँ, और फिर से पढ़ने बैठ जाए, मतलब फिर से हमेशा कोचिंग जाए, वहां से आए फिर वहां पढ़ने बैठ जाए, होमवर्क करे, पढ़ो 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 पढ़ो। आप क्या कर रहे हैं? बच्चा को जब आप हमेशा पढ़ो पढ़ो बोलते हैं ना, तो आप जो बार बार बोलेंगे ना बच्चा उसी से भागने लगता है ना? तो बच्चा जो होता है ना वो एनर्जी से भरा हुआ है, आप सिर्फ उसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ठीक है? हम चाहते हैं अपने बच्चों से वो हमेशा पढ़ते ही रहे। इज दैट पॉसिबल? अच्छी चलेगी मैडम। जैसे मैम आ गई। ये बार-बार कनेक्शन ये हो रहा है, ठीक है? तो हमें यह ध्यान रखना है कि उसकी एनर्जी को हम कैसे चैनलाइज़ करें। उसको आप बाहर खेलने के लिए ले जाइए, आउटडोर गेम्स खेलने के लिए ले जाइए, लाइब्रेरी ले जाइए, उनको बुक्स दीजिए, अलग-अलग बुक्स दीजिए, स्टोरी बुक दे सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक दे सकते हैं जिसमें कार्टून टाइप का हो, कुछ सीखने की बातें, तो वो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। अब बच्चे जब फिजिकल गेम खेलते हैं ना तो उनके उसकी एनर्जी जो है ना वो चैनलाइज होती है। और जैसे बच्चा को आप माइंडफुल गेम सिखा सकते हो। जैसे बच्चा बहुत चंचल है, ठीक है, दौड़ कर आया है, तो आप उसको कहो उसके साथ वो स्टैचू वाला गेम है ना, स्टैचू बोल दिया, ठीक है, आपने बोल दिया, अब उसको कहिए कि अब आप देखो तुम्हारी सांस कैसे चल रही है, जब तुम दौड़ कर आए थे तो कैसी चल रही थी, अब 2 मिनट स्टैचू रहने के बाद तुम्हारी सांस कैसी चल रही है, पहले तेज चल रही थी अब धीमा चल रही है ना? तो इस तरह से धीरे धीरे आप उसको सांस के प्रति अवेयर होना सिखा सकते हैं। और जैसे बच्चा खाना बहुत बर्बाद करता है तो आप उसको आराम से प्यार से बता सकते हैं कि खाना कहाँ से बस मैं इसको खत्म करती हूँ अब। और बच्चा अगर तेजी से बात करता है जल्दी जल्दी जैसे अभी मैं कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आप बच्चे की नहीं सुनते हैं। इसीलिए जब भी उसको टाइम मिलता है ना वो जल्दी जल्दी बात करने लगता है कि मैं जल्दी से अपनी सारी बातें बता दूं। तो इसका मतलब है कि आपको बच्चे को टाइम देना है, उसकी बातें सुननी है, ठीक है? और बच्चा अगर सामान तोड़ता है तो इसका मतलब है कि उसको अटेंशन की जरूरत है, आप उसको अटेंशन दीजिए। हाँ, और इस तरह से बच्चा जब भी कुछ भी करता है तो हम उसके पीछे की वजह को समझेंगे, बेवजह उसको पनिश नहीं करते रहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, उसको डांटेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है।
और अगर बच्चा रो रहा है बार-बार तो भी उसको अटेंशन की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि उसको भूख ही लगी होगी। जब छोटा बच्चा रोता है ना तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसको फीडिंग कराते हैं, नहीं। हो सकता है वो हमारे अटेंशन की उसको ज़रूरत है, या हो सकता है उसको उसने सुसु किया हो, उसको पॉटी जाना हो, कुछ भी हो सकता है ना? तो यही है मास्टर्स, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू अपर्णा जी। थैंक यस यू, थैंक यू। नीतू जी, आप मैम से पूछ सकते हो। सर हैंड रेज़ कर रहे हैं। सर को यस अनम्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ कर सकते हैं आप अपने आप को, घनश्याम जी अनम्यूट कर लीजिए। यस बोलिए। जी सर। जी सर, ओके नमस्ते सर। मैडम, नमस्ते। नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते जी सर। सर, आवाज आ रही है नमस्ते। मेरी? आवाज आ जी रही सर, आ है? रही है। यस सर, आपकी जी आवाज। हाँ, सर। वैसे मैं योगा ट्रेनर हूँ, आपको पता है। पहले मैं पहचान दिया था मेरा, योगा ट्रेनर। जी, जी। मैं योगा का मास्टर हूँ, योगा ट्रेनर, सिखाता हूँ योग, मेडिटेशन और एरोबिक। जी, जी, जी। तो अभी वो बहन जी बोले कि पाँव के तलवे जलते हैं, ज्यादा हीट जैसा लगता है, फायर पाँव में। बहन जी कुछ पूछा ना, आगे एक सवाल किया था बहन जी यस ने। यस यस सर, यस सर। बोलिए सर। हाँ, तो वो बहन जी को ज्यादा यूरिक एसिड बनता है बॉडी में, यूरिक एसिड यूरिन में जाता है, यूरिन एकदम येलो यूरिन आता है ना, यूरिक एसिड बनता है। तो इसके लिए उसको ज्यादा तेज तला हुआ नहीं खाना है, सॉफ्ट खाना है, और पानी ज्यादा पीना है। इनटेक, वाटर इनटेक 3-4 लीटर पानी पीना है हर रोज का, आराम से, धीरे धीरे। और ज्यादा मिर्ची मिर्ची वाला, तेल वाला, फ्राई हुआ खुराक नहीं खाना है। ये घनश्याम जैसे बॉडी, घनश्याम जी, इनका जो पैर के तलवे का जो दर्द है वो हमेशा हाँ ही रहता है, इनको केवल ध्यान के समय आता है वो दर्द। यह ऐसा हाँ, बराबर है। ऐसा हाँ ऐसा नीतू जी। जी 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 मैम, सिर्फ 3 दिन से हो रहा है मैम। पूरा जब भी मैं कल भी बोलने वाली थी आपको, पूरा इतना बर्निंग सेंसेशन होता है एकदम। आप अपने अंदर खंगालिए, अपने आप को देखिए मैम, कोई चैलेंज आपने जो एक्सेप्ट किया उसे कर नहीं रही हो। और जो आप मतलब अपनी आपने जो संकल्प लिया जिस कार्य को करने का, उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे हट रही हो। मैम फिर से बोलिए। कि जैसे अभी मान लो, देखिए हमारा जो तलवा जो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे अपने बॉडी, अपने सोल लेवल पे जो हमारे कार्य होते हैं जो हम एक्सेप्ट करके आते हैं, और अभी फिलहाल जैसे तुमने कुछ भी ऐसा सोचा हो कि मुझे ये काम करना है, उसके लिए मुझे दृढ़ निश्चय हो कि ये काम करना है, और वो काम आप करना भूल गए, निश्चय किया था पर भूल गए, उसे रिमाइंड कीजिए और उसे पूरा कीजिए। देखती हूँ, चेक करती अपने आप को पीछे ले, अपने आप को आप ही चेक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती उसे। हूँ। डेफिनेटली। और आप अगर नहीं भी, फिर भी नहीं याद आता है, तो आप जब ध्यान में बैठे तो आप बोल दीजिएगा कि ये एक्सपीरियंस जो मैंने लेना था वो मैं ले चुकी, अब मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इस क्या? जो एक्सपीरियंस मुझे लेना था वो मैं ले चुकी, ओके। और अब इससे ज्यादा और एक्सपीरियंस मुझे नहीं चाहिए इसके इस लेवल पे। तो धन्यवाद कर दीजिए उस पर, ठीक है, और गिवनेस दे दीजिए। मैम और दूसरा एक प्रश्न था, मतलब कि अपन जब ध्यान करते हैं तो शून्य में आते, राइट? बट समटाइम सपोज कि अगर मेरे को ये पैर में जलन हो रहा है या स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या उस टाइम जो ऊर्जा आ रही है तो मैं उधर ध्यान रख सकती हूँ और ऐसा प्रे कर सकती हूँ कि मेरी ठीक हो जाए? मतलब फिर मैं जीरो स्टेट में नहीं हूँ, कहने का मतलब है। फिर तो मैं एक अपने आप से ही बात कर रही हूँ या फिर ऊपर वाली ऊर्जा से बात कर रही हूँ, तो कि ये क्या सही है? देखिए ऊर्जा, अपर्णा जी कहाँ गए, चले गए क्या फिर से? नहीं है मैम, आ रहे जा रहे, वो एक बार अभी आए थे फिर चले गए, फिर अभी आ रहे ये आपका जो, अपर्णा जी आप जवाब दीजिए मैम को, अनम्यूट कर लीजिए अपर्णा जी। अपर्णा जी। मैम आप मेरा नमस्ते मैम। मैम मैम सुने कि नहीं समझ में नहीं आया मैम, आप मेरी मेरा क्वेश्चन सुने मैम? नहीं, फिर से बोलिए। मैं कह रही हूँ मैम, सपोज अपन जब जीरो स्टेट में आने के लिए अपन ऐसे ध्यान कर रहे हैं, बट समटाइम सपोज मेरे को जो प्रॉब्लम्स है, मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, स्टमक में हो चाहे पैर में हो, तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं फिर वो मतलब कि जस्ट एक
ग्रैटिट्यूड के साथ एक प्रेयर करती हूँ कि मेरा यहाँ पे जो इस जगह पे ऊर्जा आके मेरे को ठीक कर दे। तो मैं मतलब कि जो ध्यान में जो जीरो स्टेट है वहां से तो हट गई। अब मेरा जैसे एक कन्वर्सेशन जैसा चल रहा है अंदर अंदर। तो कि ये सही है? दो बात में तो डिफरेंस है ना। मैम आप अनम्यूट है। म्यूट है मैम आप। को अगर दर्द होता है तो ऑब्वियसली ध्यान उधर जाएगा, लेकिन वो जो दर्द हो रहा है ना वो ठीक हो रहा है, वहाँ सफाई हो रही है, नारी शोधन हो रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। वो दर्द ठीक होने के लिए है। हो रहा मैं है बता रही हूँ, तभी। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर रही हूँ। मैं पहले रीजन बता रही हूँ, ठीक है? तो वो इसलिए है। तो आपको ना उस दर्द की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप बस अपने सांस पर ध्यान रखें और शून्य स्थिति को बनाए रखें। ऑब्वियसली दर्द है तो उधर ध्यान तो जाएगा, है ना? लेकिन आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आप अपने सांस पर ध्यान बनाए रखें और सांस पर ध्यान रखेंगे तभी शून्य स्टेट में जाएंगे, तभी और ज्यादा एनर्जी को रिसीव करेंगे। और जो क्लीनिंग हो रही है, दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लीनिंग हो रही है, ठीक है? सफाई हो रही है। तो सफाई जब हो रही है, नाड़ी शोधन हो रहा है, तो ये बहुत नेचुरल सी बात है। तो वो अपने आप क्लीनिंग बेहतर हो जाएगी, क्योंकि क्लीनिंग कब होगी? जब सफाई होगी, है ना? तो सफाई होगी तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे आएगी? जब हम शून्य स्टेट में रहेंगे, है ना? नहीं मैम, कोई मैम आए थे तो बता रहे थे कि अगर मेरे को जैसा मेरा समझ में आया, उन्होंने शायद ऐसा नहीं बताया हो कि मतलब वही है, मतलब मेरा जैसे कि अपना जहां पे अपना फोकस होगा वहीं अपनी ऊर्जा होगी, बढ़ेगी ना। तो हम्म। मेरा कहने का मतलब है, वो अपने वही डिफरेंस समझना है मेरे को। आपको नीतू जी फोकस होगा, ऊर्जा वहां नहीं होगी। ऊर्जा को आपके आपके शरीर में ऊर्जा, वेरी कॉस्मिक ऊर्जा, एनर्जी फ्लो कर रही है। आपको जहाँ पेन लग रहा है वहां पे ऊर्जा को ले जाके उसको वो करना है, वहां पे प्रेजेंट करना ऊर्जा को कि ये मेरी जो मेरा जो दर्द है इसके पास ऊर्जा रहे। तभी ऊर्जा वहां होगी तो क्लीन करेगी ना, जो मैम कह रही है कि जो क्लीनिंग होगी, ब्लॉकेज हटेंगी। जब ऊर्जा वहां पे पहुंचेगी, वहां पे स्टॉप करोगे ऊर्जा, तब आपकी ऊर्जा वो क्लीन करेगी। और आप उससे लेकिन मैम, लेकिन आप वहां जाकर भी आपको दर्द में अटके नहीं रहना, वहां जाकर भी जीरो स्टेट में जाना है आपको। तभी एनर्जी मिलेगी ना। एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर क्लीनिंग कैसे होगी? और एनर्जी कब मिलेगी? जब जीरो स्टेट में जाएंगे, जब मन के पार जाएंगे, है ना? तो जहां आपको दर्द है, तो आप ये ऐसा कर सकती हैं कि वहां वहीं ध्यान को केंद्रित करके आप ध्यान में जाएं। लेकिन वहां ध्यान को केंद्रित करते हुए भी आपको जीरो स्टेट में ही जाना है। नहीं तो सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि आप सांस पर ध्यान दें, जीरो स्टेट में जाएं। हमारे सांस को पता है कहाँ क्या है रुकावट, उसको कैसे ठीक करना है, वो कर देगी। हम अलग अलग जगह ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव यही कहता है। वैसे आपका कॉल है, आप देख लीजिए आपको क्या ठीक लगता है। आप अपने अंदर से पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर हमारे अंदर ही है ना? थैंक यू मैम। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल या अनुभव? बोलिए मास्टर, नहीं तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। ठीक है फिर। ठीक है मास्टर। तो धन्यवाद मास्टर, आपने इतने प्यार से हमारा ज्ञान और ध्यान दोनों में ही पार्टिसिपेट किया, दोनों ही बड़े ध्यान से सुना और किया। तो उसके लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। यस यस घनश्याम जी, वेरी गुड। आप अच्छा। आते नहीं हो, आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो, रेगुलर अच्छा, आने की। घनश्याम जी से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ। कि मुझे ना जैसे अभी लाइट नहीं है तो मुझे गर्मी लग रही है। तो गर्मी लग रही है ना, तो मुझे छींक आ रही है। तो जब भी टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, तो वो होने लगता है, मुझे छींक आने लगती है और नाक बहने लगता है। और मैं जब सोकर भी उठती हूँ तो भी ऐसा होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए घनश्याम जी? वो वन काइंड ऑफ एलर्जी। यस जी। साइनस। इट इज वन काइंड ऑफ एलर्जी। बिना जी। खांसी बिना ये इस टाइप का होता है, एटमोसफियर चेंज होता है, बॉडी में हीट बढ़ जी। जाता है, कर जी। लेता है।
तो जी आपको नाड़ी शुद्धन प्राणायाम ज्यादा करना है, अनुलोम विलोम, ओके हम्म और थोड़ी एक्सरसाइज, फेफड़े की एक्सरसाइज करना है ज्यादा, लॉन्ग ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, हम्म जैसे करता है ना फास्ट ब्रीथिंग, हम्म इससे फास्ट ब्रीथिंग। जी कि कैसे ये कहता है, जी अपना लंग कैपेसिटी बढ़ाना है आपको। जी 10-10 15-15 मिनट लॉन्ग ब्रीथिंग करना है, भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं उसको, लॉन्ग ब्रीथिंग। जी सेकंड आता है कपालभाति, कपालभाति। जी जी और थर्ड आता है अनुलोम विलोम। जी वो 3 करोगे तो आपको हर टाइप का एलर्जी, खांसी, जो बोलते हैं हर टाइप का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जी रेस्पिरेटरी, जी जी श्वसन तंत्रिका, लगता है सबको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम्म आप जो इंटेक करते हैं हवा का, ऑक्सीजन जो लेते हैं बॉडी में, श्वास लेते हैं, टूका श्वास होता है, लॉन्ग ब्रीथिंग करने का, लॉन्ग, जी पूरा फेफड़ा भरने का, पूरा पेट फुलाने का, पूरा सांस भर के 10-15 सेकंड रुकने का अंदर सांस को, जी फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देने का। ऐसे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी जी और ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा बढ़ेगा, तो बॉडी में स्फूर्ति आएगा, ओवर एजिंग एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, और कोई भी बीमारी आपको 1-2 दिन में ठीक कर देगा। जी ठीक है सर थैंक यू आपने बहुत अच्छा बताया और मुझे जरूरत होगी तो मैं मैम से आपका नंबर ले लूंगी गजाम जी ठीक और है रात को आपको, रेगुलर रात आते को रहिए। छाछ और दही नहीं खाना, रात को खट्टा चीज, छाछ और दही जी मैं रात नहीं को नहीं खाती खाना है। हूँ नहीं हाँ, खाती हूँ छाछ मैं और दही रात को नहीं खाना, कभी भी नहीं। जी ठीक है, ओके। जी ठीक है सर लेकिन थैंक यू गजाम सर जी आप आते नहीं हो रेगुलर, क्या बात है, कहाँ खोए रहते हो? हैं? आपने हमें, हमारे ध्यानियों को योगा सिखाने के लिए प्रॉमिस किया था, वो आप पार नहीं कर रहे हो। 9 से 10 बैठूंगा रेगुलर, बराबर। जी, कमिटमेंट ये अपने आप से वादा करेंगे कि हम ठीक है रेगुलर आएंगे, और नहीं आएंगे तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, आपको ही कोई नहीं प्रॉब्लम आने वाली होगी। नहीं, नया 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 सीखना जरूरी है। जी, ठीक है मास्टर्स मैं लीव करती हूँ ओके मास्टर। और थैंक यू सर गजाम जी अगर आप कमिट कर रहे हैं और नहीं आते हैं, थैंक यू तो अभी मैम ने बोला ना कि तलवे का दर्द आ रहा है, वो आने शुरू हो जाएगा, सोच लीजिए। चलो, मैं जो कि हमें मजाक कर रही हूँ, तो धन्यवाद मास्टर। थैंक तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं, और नीतू जी आप अपना चैलेंज देखिए। हो सकता है आपको बच्चे को कुछ काम कराने का चैलेंज हो, या कहीं घुमाने का ले जाने का हो, या कोई भी काम जो आपने सोचा था वो नहीं किया है। ये आपको यही इंडिकेट करता आत्मा के स्तर पे कि आप अपने आपको जागरूक रखिए, बताइए कहाँ पे रुके हैं, वहां पे चलना है आपको। ठीक है, आप अपने पीछे बैक गियर में जाइए और ढूंढिए अपने भीतर। यू थैंक यू मैम।